हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल मिशन सक्सेस 2.0 पर। दोस्तों, आज काफ़ी पावरफुल टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी एनर्जेटिक है, या फिर आप भी इसको एनर्जेटिक होकर देखें। और दोस्तों, यह टॉपिक सी टेट, सुपर टेट और जितनी भी राज्यों की टेट की परीक्षा उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। जी दोस्तों, टॉपिक का नाम देख लेते हैं। टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा या प्रेरणा। दोबारा सुने, टॉपिक आपका अभिप्रेरणा या प्रेरणा है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत, क्योंकि पार्ट फर्स्ट है ये अभिप्रेरणा का, पार्ट फर्स्ट है, हम इसके अंतर्गत इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे और इसके स्रोत पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ सूचनाओं से आपका अवगत करा दूं कि जैसा कि मैंने जो लास्ट में वीडियो बनाई थी, उसी प्रकार इस जो टॉपिक को क्लियर करूंगा, उसके बाद अंत में आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। अतः इस लेक्चर को जो भी आपका 15 से 20 मिनट होने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अंत में आपसे 5 प्रश्न इसी टॉपिक से होंगे, जो मैं समझाऊंगा उन्हीं से होंगे। ओके दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। जी, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ओके दोस्तों, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। जी, अभिप्रेरणा या प्रेरणा जो है इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से बना है। अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। लैटिन भाषा के, दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर एंड मोशन। दोबारा सुने, मूव, मोटर एंड मोशन। मोटिवेशन शब्द इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर एंड मोशन। यानी सामान्य अर्थ में कहिए तो इसका अर्थ है गति प्रदान करना। क्या मतलब समझे आप? गति प्रदान करना। जी दोस्तों, गति प्रदान करना। दोस्तों, कुछ किताबों में यहाँ लैटिन भाषा का शब्द मूवर भी दिया हुआ है, MOVERE, मूवर भी दिया हुआ है। अतः आप दोनों शब्दों को देखें, मोटम और मूवर। कोई सा आपसे पूछा जाए लैटिन भाषा का शब्द, आप बता सकते हैं। अब आप समझे कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है गति प्रदान करना। अर्थात मैं आपसे सीधी बात कहूँ तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है, एक इंटरनल उत्तेजना है, जो हमको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकती है, प्रेरित करती है। यानी हम जैसे कोई कार्य करना चाहें तो उसके लिए हम प्रेरित करती है, उत्तेज, ये जो है अभिप्रेरणा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषाओं की। कुछ परिभाषा से आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि अभिप्रेरणा है क्या। जी दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा हम लेते हैं स्किनर महोदय की। दोस्तों, समझें आप कि स्किनर महोदय ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, इस बात का ध्यान रखें। अर्थात उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखा जा सकता है। ओके, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, गुड महोदय की ले लेते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोबारा सुने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ध्यान दें दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्रैच एवं क्रचफील्ड की। क्रैच एवं क्रचफील्ड की। दोस्तों, इनका कहना है कि अभिप्रेरणा का प्रश्न हमारे क्यों का प्रश्न है। क्या समझे आप? अभिप्रेरणा का प्रश्न हमारे क्यों का प्रश्न है। नेक्स्ट लेते दोस्तों, थॉमसन की। थॉमसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। थॉमसन महोदय ने कहा है अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है।
दोस्तों अब लेते हैं नेक्स्ट बर्नार्ड की ले लेते हैं दोस्तों। बर्नार्ड सही रहेगा, बर्नार्ड ले लेते हैं। दोस्तों बर्नार्ड महोदय का कहना यह है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के कार्य के प्रति उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। दोबारा ध्यान दें आप, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के कार्य के प्रति उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। दोस्तों ध्यान दें आप कि परिभाषाएं सीटेट नामक पेपर में नहीं पूछी जाती। एमपीटेट जो उसका सिलेबस है एमपीटेट का, उसमें भी परीक्षा, उसमें भी ये परिभाषा नहीं पूछी जाती। आप ध्यान देंगे कि यहाँ से हमको वो चीज चुननी है जो सार तत्व है। अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, उनका हमें सार तत्व चुनना है, अर्थात ये कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों वही गहराई वाली बातें, वही सार तत्व सीटेट नामक परीक्षा में पूछी जाती हैं। और हाँ, आप परिभाषा को अगर याद करना, जैसे यूपीटेट नामक परीक्षा है उसमें पूछी जाती है, तो आप किसी परिभाषा को, जैसे ये स्किनर महोदय, किसी परिभाषा को उसके मनोवैज्ञानिक के साथ किसी शब्द के साथ जोड़कर याद कर सकते हैं आसानी से। कोई परिभाषा, उसका आप कोई शब्द ले लीजिए, उस मनोवैज्ञानिक के साथ जोड़ दीजिए, या फिर एक काम करिए, उस मनोवैज्ञानिक से उस परिभाषा का प्रथम शब्द का कोई संकेतक ऐसा बना लीजिए कि हाँ जोड़ के आपको याद आ जाए। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ से सार तत्व को ग्रहण करें, कहना क्या चाहते हैं ये मनोवैज्ञानिक। यहाँ मेरा अर्थ रटने वाला नहीं है, रटाने वाला नहीं है कि आप रटें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा होगी। दोस्तों बात करते हैं अब इसके प्रकार की। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं दोस्तों। सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरी है आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे अर्जित अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, इस बात को आप समझें, ये प्रेरक हैं आपके। प्रेरकों को हम अभिप्रेरणा के बाद लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि मैं आपको बता दूं और यहाँ लिख भी दूं कि ये वीडियो का लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, जहां हम केवल ये अर्थ पढ़ा है, परिभाषा पढ़ी, प्रकार पढ़े, इसके स्रोत पढ़ेंगे। जी, बात कर लेते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सकारात्मक अभिप्रेरणा वो होती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा वो होती है जो स्वयं की इच्छा पर डिपेंड करती है। यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा अपनी इच्छा से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक विद्यार्थी है, उसको अपनी परीक्षा में, हाई स्कूल की परीक्षा में 90% नंबर लाने हैं, तो उसके अंदर से जो आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे 90% नंबर लाने, उसके स्वयं की आवाज़ होगी, इंटरनल उत्तेजना होगी, और उसके लिए वो मेहनत करेगा और उसको सफलता मिलेगी। ओके, ये है आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसलिए दोस्तों इसको आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और उसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको टेट नामक परीक्षा निकालनी है, तो हमको अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ेगी और अंदर से ये इंटरनल उत्तेजना लानी पड़ेगी कि हाँ हमको परीक्षा पास करनी, उसके लिए मेहनत करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, सकारात्मक अभिप्रेरणा से काम लेना होगा। ओके, आशा है आप समझे होंगे, और इस बात को आप अमल में लाएं, जीवन में अमल में लाएं, और केवल परीक्षा में नहीं, जीवन में भी अमल बनाएं। ओके दोस्तों, मोटिवेशन का सेकंड प्रकार है नकारात्मक अभिप्रेरणा। चूंकि हमने इसको आंतरिक कहा है, तो इसको बाह्य कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। और दोस्तों ध्यान देंगे आप, इसको हमने प्राकृतिक कहा है, तो इसको कृत्रिम अभिप्रेरणा कहते हैं, जहां ये स्वयं की इच्छा पर कार्य करती है, अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा पर। वहीं दोस्तों नकारात्मक अभिप्रेरणा दूसरों के विचारों से प्रभावित होती है, दूसरों के अनुसार चलती है। नकारात्मक अभिप्रेरणा दूसरों के अनुसार चलती है, दूसरों के कहे अनुसार चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि
एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, जो 90% अंक प्राप्त करना चाहता है, उसी उदाहरण को लेते हैं दोस्तों, जो 90% अंक प्राप्त करना चाहता है और उसके परिवार वाले ने या उसके टीचर ने कह दिया कि तू नहीं कर सकता क्योंकि तू वैसे ही कम जानता है, तो दोस्तों उसके माइंड में ये बात घर कर गई और उसने मान लिया कि हाँ मेरे टीचर कह रहे हैं, मेरे अध्यापक कह रहे हैं और मेरे बंधु कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और उसने थम गया, बैठ गया, रुक गया। तो दोस्तों ये आपकी नकारात्मक प्रेरणा है। कारण क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव, हमने उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर भर दी। दोस्तों मानकर चलिए मैं एक अध्यापक हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ और मेरा उद्देश्य केवल वहाँ से पैसे कमाना है, टू अर्न, पैसे कमाना है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है वो भी नकारात्मक अभिप्रेरणा है। मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैं केवल वहाँ केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने और सिखाने के लिए भी कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों सीखना सिखाना भी कार्य होना चाहिए, तब ये सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। तो ध्यान दें दोस्तों कि किसी के अंदर नकारात्मक अभिप्रेरणा ना दें। इसके जो मैं आपको बता दूं कुछ इसके तत्व हैं, जैसे आपके निंदा है, पुरस्कार है, प्रतिद्वंदिता है और आलोचना है। इस प्रकार के तत्व जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा के तत्व हैं। इन पॉइंटों को नोट कर लें आप। पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निंदा है, पुरस्कार है, प्रतिद्वंदिता, आलोचना है। निंदा मीन्स बुराई करना। इस तरह से ये आपके जो ये तत्व हैं जो नकारात्मक अभिप्रेरणा के, इनको आप सोचें, समझें। और हाँ दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल को अगर आपकी परीक्षा से जोड़ता हूँ कि किसी ने अगर कह दिया कि भाई आप 2 बार सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं, 3 बार सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं, 4 बार इस परीक्षा को दे चुके हैं, अब आप नहीं होगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा क्षेत्र अपना लीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और आप इस बात को अपने अंदर मत बिठाइए कि ये जो व्यक्ति कह रहा सही कह रहा। भाई अपने अंदर की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। अरे 4 बार नहीं और करिए, 5 बार करिए, 6 बार करिए। अगर एक बार में आपके नंबर कम आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, अगर आप अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, करिए, प्रयास करिए। एक मकड़ी जाला बनाती है, गिरती है, चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, कितनी बार गिरती है और कितनी बार चढ़ती है। दोस्तों नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, नेगेटिव मोटिवेशन से दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अर्थात जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। ओके दोस्तों, इन पॉइंटों को नोट कर लें आप। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आशा है आप समझे होंगे इसको। दोस्तों नेक्स्ट जो आते हैं, क्योंकि मैं अर्थ बता चुका हूँ आपको, परिभाषाएं बता चुका हूँ, प्रकार बता चुका हूँ, अब ले लेते हैं अभिप्रेरणा के सोपान। अभिप्रेरणा के सोपान या चरण अथवा तत्व। ओके दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभिप्रेरणा के 3 चरण होते हैं, 3 सोपान होते हैं, 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। बताइए मुझे, अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं? अभिप्रेरणा के कितने सोपान होते हैं? मेरे साथ बोलिए। आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। जी दोस्तों, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक। चालक को दोस्तों प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद। चालक को दोस्तों अंतर्नोद भी कहते हैं। और उद्दीपक को दोस्तों प्रोत्साहन भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम है लक्ष्य। पहला प्रकार आवश्यकता हो गया, दूसरा प्रकार प्रणोद हो गया, तीसरा प्रकार उद्दीपक हो गया। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो दोस्तों ये हो गया नीड्स, ये ड्राइव और ये इंसेंटिव। जी दोस्तों, अब समझते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं, सोपान आखिर बताना क्या चाहते हैं आपके लिए। जी दोस्तों, आवश्यकता अभिप्रेरणा का सबसे मुख्य अंग है, सबसे मुख्य भाग है। दोस्तों बिना आवश्यकता के अभिप्रेरणा नहीं हो सकती। बिना आवश्यकता के
अभिप्रेरणा नहीं हो सकती। और दोस्तों अभिप्रेरणा अर्थात चालक को जन्म अभिप्रेरणा देती है। चालक तभी कार्य करता है जब आवश्यकता होती है। और दोस्तों आवश्यकता और चालक उद्दीपक के द्वारा संतुष्ट होते हैं। आवश्यकता और चालक उद्दीपक के द्वारा संतुष्ट होते हैं। जान लेते हैं किस तरह से। आवश्यकता है, पैसे की कमी है, आवश्यकता है। बेरोजगार है, रोजगार की कमी है। प्रणव कुछ कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई से नौकरी लगेगी, अध्ययन करेंगे। उद्दीपक लक्ष्य क्या है? नौकरी मिल गई, उद्दीपक पूरा। दोस्तों समझें आप, आपके पास रोजगार का अभाव है, रोजगार की कमी है, आप बेरोजगार हैं, आपको क्या करना है? आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता मैं आपको बता दूं, आवश्यकता जहाँ कमी होती है वहाँ आवश्यकता होती है। जहाँ किसी चीज़ की कमी होती है वहाँ आवश्यकता होती है। और आवश्यकता का अंतिम उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्त करना। रोजगार की कमी है, आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी अर्थात जॉब मानिए जॉब आपको चाहिए। जॉब आपका लक्ष्य है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो चालक के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। और हमें कार्य क्या है? अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है। यहाँ ये भी मान सकते दोस्तों, अगर आपकी रोजगार में कमी, बेरोजगारी अगर टेट की परीक्षा से आ रही है, सीटेट की परीक्षा से आ रही है, तो आप यहाँ टेट भी मान सकते हैं, सीटेट मान सकते हैं, सुपर टेट मान सकते हैं। और जो अन्य राज्यों से जो स्टूडेंट हैं वो अपने राज्य की टेट की परीक्षा मान सकते हैं। मैं आपका यहाँ एक और उदाहरण लेता हूँ। मुझ में ऊर्जा की कमी हो रही है, मुझे आवश्यकता किसकी है? भोजन की आवश्यकता है दोस्तों। मुझे आवश्यकता भोजन की है, तो भोजन को प्राप्त करने के लिए जो कार्य होगा वो चालक करेगा। प्रणोद के द्वारा होगा, अंतर्नोद के द्वारा होगा। जो कार्य होगा, जो क्रिया होगी, अर्थात मुझे भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। मेरा उद्देश्य क्या? मुझे भोजन मिल जाए। समझे आप दोस्तों? आवश्यकता कब होती है? जब कमी होती है। कमी की पूर्ति करने के लिए क्रिया होती चालक के अंतर्गत आती हैं, और चालक के अंतर्गत और इन दोनों को मिलाकर उद्दीपक की पूर्ति होती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी की कमी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि शरीर में कुछ तत्वों की कमी हो गई है और आपको पानी की आवश्यकता है, प्यास आपको लग रही है। और हाँ दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एक व्यक्ति को भूख लग रही है, उसको भोजन मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ भूख क्या कहलाएगा? आवश्यकता, चालक या उद्दीपक? इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। अतः इन पॉइंटों पर आप ध्यान दें दोस्तों। आवश्यकता, कमी अर्थात जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, ठीक। जो क्रियाएं होती हैं, जो वास्तव में जो कार्य जरूरी है, वो चालक हो गया, अंतर्नोद हो गया, प्रणोद हो गया, ड्राइव हो गया। और जो हमें उद्देश्य है, क्या भोजन चाहिए, प्यास लग रही तो पानी चाहिए, ये आपका उद्दीपक हो गया। आशा है भली भांति समझे होंगे। यहाँ से सीटेट नामक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बार बार सीटेट और एमपीटेट और अन्य राज्यों की परीक्षा से जोड़ देता हूँ दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। टॉपिक को समझें आप, टॉपिक की गंभीरता को समझें, टॉपिक की गहराई को समझें। आखिर ये शब्द कहना क्या चाहता है, शब्द के कितने नाम है, प्रोत्साहन भी आपको दे सकता है, लक्ष्य भी आपको दे सकता है, अंतर्नोद दे सकता है, प्रणोद दे सकता है। इनके नाम अलग अलग सीटेट नामक परीक्षा पूछे जाते हैं। ओके, आशा है आप समझे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो अंतिम टॉपिक है उसको ले लेते हैं अब। ओके दोस्तों, अब ले लेते हैं इसके जो है स्रोत या घटक, कंपोनेंट्स या सोर्स। दोस्तों जॉन पी डिसैको ध्यान देंगे आप। जॉन पी डिसैको ने अभिप्रेरणा के 4 स्रोत
4 घटक बताए हैं दोस्तों। कौन कौन से बताए हैं जान लेते हैं। आकांक्षा, उत्तेजना, प्रोत्साहन और दंड। जी, ये जॉन पी डिसैको ने अभिप्रेरणा के 4 स्रोत बताए हैं। जान लेते हैं क्या क्या है। आकांक्षा का सामान्य अर्थ है इच्छा, हमारी इच्छा होना। आकांक्षा मीन्स इच्छा। उत्तेजना, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही उत्तेजना कहलाती है, अर्थात उसका उग्र रूप उत्तेजना कहलाता है। प्रोत्साहन, अभी हमने आपको बताया प्रोत्साहन किसे कहते हैं, याद आ रहा है जी। प्रोत्साहन चालक को, सॉरी, प्रोत्साहन उद्दीपक को कहते हैं, उद्दीपक को। दंड, पनिशमेंट, ये इन्होंने जॉन पी डिसैको ने 4 इसके घटक बताए हैं। इनका चारों का आकांक्षा मतलब इच्छा हो गई, डिजायर। उत्तेजना, उत्तेजित अवस्था, उग्र रूप, सामान्य से हटके रूप। प्रोत्साहन, उसका लक्ष्य हो गया, उसका उद्दीपक हो गया। दंड, पनिशमेंट। ओके, आज का टॉपिक यही क्लियर होता है, यही समाप्त होता है। और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था, हर बार की तरह 5 प्रश्नों की लिस्ट हम आपको देंगे। और आशा करता हूं मैं कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी, क्योंकि वही डर आपके बीच बना हुआ दोस्तों, ये टॉपिक में पावरफुल लेके आया हूँ, एनर्जी लेके आया हूँ, इसीलिए कि आपके अंदर एनर्जी आए, आप उस पर जवाब दें। मेरे व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक पर कमेंट ना किया कर दोस्तों। उन आंसरों की लिस्ट जो होती है ना, उसके आंसरों की लिस्ट उस यूट्यूब पर दिया करें आप। ओके दोस्तों, मैं आपसे 5 प्रश्नों की लिस्ट पूछता हूँ। उन 5 प्रश्नों को सुन लें दोस्तों। मेरा पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक। अभिप्रेरणा का आधार क्या है? अभिप्रेरणा का आधार क्या है अथवा किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा का आधार क्या है अथवा किसको कहते हैं? चालक, आवश्यकता या उद्दीपक। इन तीनों में से आपको बताना है। ये ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आप कुछ और ना समझे, कुछ और जवाब ना दे बैठे। ठीक, मेरा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कि चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा मनोवैज्ञानिक था? चालक शब्द का प्रयोगकर्ता कौन सा मनोवैज्ञानिक था, अथवा चालक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेरा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? समझ रहे हैं आप प्रश्न को? आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? मेरा चौथा प्रश्न है, मेरा चौथा प्रश्न है कि अभिप्रेरणा को सजीव प्रयास किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? अभिप्रेरणा को सजीव प्रयास किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? और दोस्तों मेरा 5वां प्रश्न है, उत्तेजना के कितने स्तर हैं? उत्तेजना के कितने स्तर हैं अथवा उत्तेजना को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? और यहाँ मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं, 2, 3, 4 एंड डी 5। दोस्तों आप आंसर अवश्य करें, प्रश्नों को देख लें एक बार, मेरी वॉइस पर भी ध्यान दें आप। और हाँ दोस्तों, एक अनुरोध आपसे है कि हमारा प्रयास आपके लिए कितना कारगर है, हमारा प्रयास आपके लिए कितना कारगर है, आप इससे कितने कितना सीख पा रहे हैं, हम सिखाने में आपको कितने सक्षम हैं, इसकी राय, इसके सुझाव, इसकी प्रतिक्रियाएं और आपकी शिकायतें आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, हमको वो स्वीकार रहे हैं। और दोस्तों चलते चलते अपने उत्साहवर्धन के लिए
हमारे प्रयास पर कमेंट करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।